हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के वीडियो में मेरे साथ है डॉक्टर अनुष्का जैन, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी क्लास 12th के साथ नीट 2023 672 मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, अनुष्का ने इतना अच्छा स्कोर बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए किया है। यानी इन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल कोचिंग को फॉलो किया है। जैसे बायो में इन्होंने भोपाल से शिवाली मैम के पास ऑफलाइन कोचिंग लिया, और केमिस्ट्री में डिवाइस क्लासेस को ज्वाइन किया, रैंकर बैच की स्टूडेंट है। और फिजिक्स में इन्होंने प्रशांत सर को फॉलो किया है। तो आज की वीडियो में हम अनुष्का से इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, और इन्होंने जो जो प्रॉब्लम फेस की उनको कैसे टैकल किया, ये सारी बातें डिटेल में करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स नीट 2024 के लिए 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इंटरव्यू काफी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और गाइडेंस से भरा होने वाला है। तो सबसे पहले डॉक्टर अनुष्का जैन, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने थैंक यू। बहुत अच्छा स्कोर किया है। आपके पूरे परिवार को विवाइज फैमिली की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो अनुष्का बेटा, सबसे पहले आप ये बताओ, आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, इसका क्रेडिट आप किसे देते हैं? सब सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। उन्होंने हर डिसीजन, कोई सा भी डिसीजन है, उन्हें उसे सपोर्ट किया है। एंड सेकंड, मेरी सारी टीचर्स को बचपन से लेके अभी तक उन्होंने मेरे इतने कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं। स्पेशली शिवाली मैम, हमेशा उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। शी इज ऑलवेज देयर बिहाइंड मी। एंड उन्होंने लाइक मैं 12th में आई थी, और 12th में मैंने कभी एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी, तो उन्होंने एक ही साल में इतना अच्छा गाइडेंस दिया है। लाइक नॉट ओनली सब्जेक्ट वाइज, उन्होंने मोरल सपोर्ट भी पूरा दिया है। वेरी गुड। तो आप तो भोपाल से ही हैं, और भोपाली मैम के पास आप पढ़े हैं ऑफलाइन। हाँ। तो मैम ने आपको काफी सपोर्ट किया है, और इस जर्नी में मैम का काफी मतलब सहयोग रहा है। वेरी गुड। तो वैसे मैम का मैंने जितना सुना है, और मैं खुद भी कई बार वीडियोस देखता हूँ, मैम पढ़ाती तो अच्छा है ही। जो ऑफलाइन के बच्चे मेरे से बात करते हैं वो बताते हैं कि सपोर्ट भी बहुत अच्छा करती है। हाँ। और वन टू इसलिए तो वन। मैम के सारे बच्चे ना कि ओनली बायो में बल्कि नीट में भी इजीली 650 प्लस तक स्कोर कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। वहां पे क्या मतलब आपका जो बैच चलता है वहां पे सारे ऐसे ही आते हैं क्या, 650 प्लस 660 प्लस? वो सर, वो बन जाते हैं लाइक लाइक हमारे बहुत ड्रॉपर्स भी आते हैं, तो उन्हें इतना मॉरल सपोर्ट मिलता है कि इजिली आ सकते हैं 650+। ओके ओके। मतलब अगर कोई नहीं भी है तब भी मैम उनको बना देती है 650 प्लस हाँ। 660 प्लस वाला। वेरी गुड। अच्छा, लाइक अनुष्का की बेटा ये टेंशन। बताओ, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? बोथ माय पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं। मेरे पापा ऑर्थोपेडिक सर्जन है एंड मेरी मम्मा रेडियोलॉजिस्ट। ओके, और आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, मतलब मुझे रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट रिसर्च में जाना है? है जी। नोबेल प्राइज लेके आना है? हाँ, लाइक एम तो वही है। वेरी गुड। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में रिसर्च में जाके दुनिया में एक नई रिसर्च करके हमारे देश के लिए नोबेल प्राइज लाना चाहते हैं, तो उसका एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको ना डेली 5 मिनट एक काम करना है, सिर्फ 5 मिनट। उससे आप आराम से रिसर्च में भी जाओगे, और जो आपके ड्रीम्स है वो भी पूरा कर पाओगे। आपको क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन हम्म। आप समझते हो ना? जी सर। कि मुझे आपको जो बनना है ना वो पहले ही सोच लो, आप एक दिन जरूर बन जाओगे। हम्म। तो अब लोग आपको हमेशा ये बोलते हैं कि आपको नोबेल प्राइज लाना, तो आप ऐसा सोचना शुरू कर दो, मुझे नोबेल प्राइज लाना, नोबेल प्राइज लाना है। यही बोलते हैं ना? अगर हाँ। आपको डॉक्टर बनना नहीं, डॉक्टर की तरह सोचना शुरू कर दो। हम्म। मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर आपको नोबेल प्राइज लाना है ना, आप ये मानो आज आपको नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक। और जी सर। नोबेल प्राइज मिलने के बाद वहां पे जब आपको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि अब आपको स्पीच देना है। हम्म। उस स्पीच में आप क्या क्या बोलेंगे? डेली 5 मिनट सिर्फ आपको ये सोचना है। आपको ये नहीं ओके। सोचना कि मुझे नोबेल प्राइज लाना, नोबेल प्राइज मिल चुका है। आपको विजुअलाइज करना है कि आपके सामने सारे बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, बड़े-बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, बड़े-बड़े लीडर्स बैठे हैं, और उनको आप बोल रहे हो, पूरी दुनिया आपको टीवी पे सुन रही है। आपके सामने बहुत सारे जो जर्नलिस्ट है वो आए हुए हैं। तो आपको 5 मिनट का या 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20-30 मिनट का जो स्पीच आपका होगा, आप उसमें किन पॉइंट्स पे बोलेंगे?
ओके। आप कैसे हम्म। गाइड करेंगे पूरी दुनिया को? ये आपको विजुअलाइज़ करना है और जिस दिन आपका ये स्पीच जितनी भी टाइम का मान लीजिए 15 मिनट का है, 15 मिनट का जिस दिन परफेक्ट स्पीच आपका तैयार हो गया, डेफिनिटली उस दिन नोबेल प्राइज़ आप जीत चुके होंगे। तो जर्नी आज से हमारी स्टार्ट हो रही है, ऐसा विजुअलाइज़ेशन यस आपको सर। करना है, ठीक यस है? सर। यस। ये एक स्टेप आगे है विजुअलाइज़ेशन से भी, हाँ। है ना? आपने यस सर। ऐसा मतलब आपने जब नीट के लिए प्रिपरेशन किया तो आप कैसे विजुअलाइज़ करते थे? सर लाइक कॉलेज में, लाइक कॉलेज लेक्चर थिएटर्स में बैठ के आप सुन रहे हो एंड लाइक डिसेक्शन हॉल में हो या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो मेरा ये लाइक। मानना है इससे एक स्टेप आगे ये आता है कि आप अपने केबिन में बैठे हो या ओटी में हो, आप जब हम्म। किसी की सर्जरी कर रहे हो, तो सर्जरी में टाइम लग रहा है या कुछ मिस्टेक हो गई, उसको आप कैसे हैंडल करोगे? आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो दर्द से कहरा रहे हैं, आप उनको कैसे ट्रीट करोगे? ये एक स्टेप आगे है। तो हमें हम्म। से विजुअलाइज़ेशन में भी हमें नेक्स्ट स्टेप तक सोचना है। ठीक? ओके तो सर। नोबेल प्राइज़ के लिए सोचोगे तो डेफिनिटली आएगा। अच्छा, यस। इसके बाद आप मुझे ये बताओ अ, अब जो आपने क्लास 12th के साथ एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, तो क्या आपने क्लास 11th से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी या 12th से की थी? 12th सर। मतलब 11th आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, 11th में मैंने डिसाइड भी किया था कि मुझे नीट देना है। डिसाइड ही नहीं था नीट देना है। हम्म। तो फिर ये कहाँ से आया? मेडिकल फील्ड में जाना है, रिसर्च में जाना है, नोबेल प्राइज़ लाना है। सो लाइक मुझे लाइक 6-7 से पता था कि मुझे बायो में शौक है, तो मुझे बायो में ही कुछ करना है। तो फिर मैंने रिसर्च की कि मुझे लाइक बायो में क्या-क्या फ़ील्ड्स मिल सकती हैं एंड मोस्टली इंडिया में तो डॉक्टर इज़ द मोस्ट फेमस बायोलॉजिकल फ़ील्ड। तो फिर मैंने सोचा कि रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं, तो रिसर्च के लिए बीएससी, एमएससी वो सब रास्ते हैं। पर मुझे लाइक ह्यूमन बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ह्यूमन मेडिसिन में, तो मैंने सोचा कि ह्यूमन मेडिसिन में रिसर्च इज़ माय एम नाउ। तो मैंने सोचा कि अब एमबीबीएस करने के बाद रिसर्च में जाएँगे तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, तो फिर नीट देने का डिसाइड हुआ। ओके, वेरी गुड। ठीक है, फिर नीट देने का डिसाइड हुआ, तो फिर आपको ये 12th में पता चला। तो 12th में आपको किसने गाइड किया कि आप बायो ऐसे पढ़ो, केमिस्ट्री ऐसे पढ़ना, फिज़िक्स ऐसे पढ़ना, ये किसने बताया? 12th में शिवाली मैम की कोचिंग मेरे घर के पास थी, लकीली मेरे घर के पास थी, तो और मम्मा ने मुझे ज़्यादा बड़ी कोचिंग में डालना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो खुद डॉक्टर है, मुझे स्ट्रेस का पता है, तो इसलिए उन्होंने शिवाली मैम के पास भेजा एंड फॉर्च्यूनेटली शिवाली मैम इतनी अच्छी गाइड थी, उन्होंने आपका बीवाईस ऐप बताया, उन्होंने प्रशांत सर के बारे में बताया एंड मैंने उन्हें ब्लाइंडली उन्हें फॉलो किया। ओके, मैम ने जो बोला वही आपने फ़ॉलो किया है। हाँ, वेरी बिल्कुल। अच्छा, अनुष्का बेटा एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं कल भी एक बच्चे का इंटरव्यू किया था मैंने, उसको उससे भी मैंने यही पूछा था, जितने भी डॉक्टर्स हैं या प्रोफ़ेसर्स हैं, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, हुँ। वो अब ये जैसे कोटा नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना है, घर पे ही पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। अच्छा ठीक है, बेटा आपकी मम्मी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया कि आप बड़ी कोचिंग में जाओगे, वहाँ पे ज़्यादा क्लासेस होंगी, वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होती है। बेटर है कि आप इंडिविजुअल कोचिंग जॉइन करो, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो और नीट में अच्छा स्कोर करो। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था। लेकिन कभी आपको नहीं लगा कि जो बच्चे कोटा जा रहे हैं या जो बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, पटना पढ़ रहे हैं, जो अदर बिग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनके साथ आप कैसे कम्पीट करेंगे? आपके माइंड में ऐसा कभी नहीं आया? नहीं, क्योंकि लाइक शिवाली मैम ने इंस्ट्रक्ट करके रखा था कि उससे मत जाओ, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, वो भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ोगी। तो लाइक जितना ज़्यादा डिटेल होगा उस पे डिपेंड करेगा एंड कभी-कभार एक्स्ट्रास आजकल पिछले 2-3 सालों से तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, तो एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई कंस्ट्रक्टेड सिलेबस है, तो वो कहीं से भी पढ़ो, आपका तो एम वही है। वेरी गुड। नहीं देखो मैम ने सही बोला है कि आप हुँ। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप कोचिंग में जाते तो वहाँ पे आप मॉड्यूल पढ़ते फिर नेक्स्ट ईयर एनसीईआरटी पढ़ते। कोचिंग वही। वालों का फोकस होता है कि पहले मॉड्यूल पढ़ाओ, फिर बाद में एनसीईआरटी तो अपने आप पढ़ लेंगे। फर्स्ट टाइम में हुँ। निकलने नहीं देते वो बच्चे को। 2-4 ड्रॉप कराने के बाद ही निकलते हैं। क्योंकि मैं कोटा में देखता हूँ ना और आई थिंक इसी रीज़न से जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं चाहे कोई मेडिकल फील्ड से है या कोई टीचिंग फील्ड से है या कोई अदर फील्ड से है, जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को अब कोटा और दिल्ली की बिग कोचिंग्स में इसलिए नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये ड्रॉप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं।
ये मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये बच्चे के सिलेक्शन पे एनसीईआरटी पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं। तो ये हुँ, बहुत अच्छा डिसीजन आपके मम्मी पापा का रहा और आगे मैम का जो गाइडेंस था उससे आपको काफी हेल्प मिली और उसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। हुँ। ओके, बेटा एक बात बताओ, क्या आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी फॉलो किया था क्या? मैंने बीट टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो किए थे बीट जो के सारे ब्लैक के टेस्ट बैचेज़ में थी। हाँ, कितने ऑफ़लाइन मार्क्स हुआ आ था। जाते थे उनमें? सर इनमें 690 के अराउंड आ जाते थे। 690? और हम तो उम्मीद करते थे, जैसे मैम से बात होती थी, विकास सर से भी मैं बात करता था, मैं अनुष्का तो कम से कम 700 प्लस क्रॉस करेगी, 710 के आसपास लाएगी। हम ऐसी उम्मीद आपसे कर रहे थे, तो ये कमी कहाँ पे रह गई आपकी? सर लाइक माहौल अलग होता है लाइक एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा प्रेशर और टेंशन होता है और पेपर में भी लाइक दूसरे लोगों को आस-पास देखते हो और लाइक एक मेरे क्लासरूम में एक बच्ची थी जिसका लाइक 1 घंटे पहले पेपर हो गया था, उसमें और टेंशन बढ़ गई थी। ओके, और अगर लाइक कोई क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उससे भी टेंशन बढ़ जाती है उससे। तो वेरी गुड, ओके। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत पेपर में स्ट्रेसफुल माहौल जो रहा, उसके कारण आप मान रहे हो मार्क्स कम आए। आपका भी टारगेट था कि 700 प्लस 710 प्लस करना है? हाँ, मतलब एम तो 720 का होता है हमेशा से। हाँ। चलो जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, मतलब एवरीथिंग हैपेंस फॉर मी नॉट टू मी। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मार्क्स तो आपके फ्लक्चुएट करते ही करते हैं, कभी कम आपके भी आए होंगे। तो जब मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं, तो उस टाइम आपका जो मेंटल स्टेटस है, वो कैसा होता था और आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते थे? क्या कभी आपके भी कम मार्क्स आए थे क्या? हाँ, कम मार्क्स तो पहले आते थे, पहले टेस्ट दिया था उसमें 530 के अराउंड आए थे मेरे। तो ओनली उसमें 530? तो मतलब वो पेपर पे भी डिपेंड करता है अगर उस टाइम ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हुआ नहीं था मेरा, तो उसमें कुछ क्वेश्चन्स थे फिज़िक्स में जिसके कॉन्सेप्ट्स मुझे याद नहीं थे। तो मोस्टली जिसमें जो क्वेश्चन्स गलत हुए थे, उन पे फ़ोकस किया था, टोटल ओवरऑल मार्क्स नहीं देख देख के चल रही थी मैं। जो ओके। गलत हुआ उन क्वेश्चन्स को सही करने पे चले। अच्छा, मार्क्स कितना फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उस पे आपने फोकस ही नहीं किया कि आप तो बस ये देखते थे कि मेरे मिस्टेक जो हो रहे हैं, मैं उस मिस्टेक का एनालिसिस कर दूँ। अच्छा, एनालिसिस करके आप नोट भी करते थे मिस्टेक्स को? हाँ, एक अच्छा, अलग से आप ये बताओ, जो बच्चे आपके जूनियर हैं, जो छोटे भाई-बहन आपके हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि मिस्टेक्स को कैसे नोट करना है। तो आपका मेथड क्या था? जैसे आपसे जो मान लीजिए 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में मिस्टेक हो गए, 2 फिजिक्स में, 5 आपके बायो में हो गए, तो कैसे करते थे आप? उनको कैसे नोट करते थे? पूरा क्वेश्चन लिखते थे? सर नहीं, नहीं जो कॉन्सेप्ट मुझे जो मेरा गलत हुआ है, मैं उसे एक बार रिवाइज़ कर लेती थी और उसे एक अलग से कॉपी में लिख लेती बिकॉज़ लाइक अगर वो मैं भूल गई हूँ तो किसी रीज़न से भूली होंगी। तो इसलिए उसे ऑन द फिंगर टिप्स रखने के लिए उस कॉन्सेप्ट को एक बार शॉर्ट वर्ड्स में लिख लेती थी। ओके, मतलब शॉर्ट नोट्स में लिख लिया, या मतलब ऐसा तो नहीं किया ना कभी पूरा क्वेश्चन लिखो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, फिर अपनी मिस्टेक हुँ, लिखो? जो जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई वो लिख लिया। सिली हुँ। मिस्टेक भी लिखते थे, जैसे कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या कई बार आप भूल जाते हो कि इसके पावर 2 है या पावर 1 था फॉर्मूले में, वो भी लिखते अ, थे? नहीं, उससे मैं फिर से कैलकुलेट कर लेती थी बाद में, ताकि वो मिस्टेक फिर से ना हो बट उसे लिखती नहीं थी अलग से। मतलब जो बिल्कुल छोटी-छोटी मिस्टेक्स है, वो आप बस एक बार एनालिसिस कर लेते थे, उनको नहीं लिखते थे। जो हुँ, इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगता है बार-बार हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, वो लिखते थे हुँ। और यस उनको सर। भी शॉर्ट में। अ, अच्छा, एक बात बताओ, जो आप मिस्टेक्स की कॉपी थी जो आपकी, वो आपने अलग से बना रखी थी या उसमें नोट्स में ही लिखते थे? नोट्स के पीछे वाले पेजेज़ में। नोट्स के पीछे वाले पेजेज़, हुँ, ताकि नोट्स जब रिवाइज़ करो बार-बार रिवाइज़ हो जाए। हुँ। वेरी गुड। तो ये आपने बहुत अच्छा गाइड किया है पेपर के एनालिसिस पे और मिस्टेक्स पे। अच्छा, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होती थी? आप कितने अटेम्प्ट में करते थे और आपका पैटर्न क्या होता था? सबसे पहले तो बायो देखती थी बिकॉज़ बायो मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, वो कम्फर्ट सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सबसे शिवाली मैम आसान सा शिवाली मैम का हर स्टूडेंट यही बोलता है कि बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ, वेरी गुड। तो सबसे पहले बॉटनी, फिज़ियोलॉजी और उसमें जो क्वेश्चन डाउटफुल होते थे, उन्हें मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती थी, उन्हें छोड़ देती थी। फिर उसके बाद केमिस्ट्री एंड उसके बाद फिज़िक्स एंड एक बार जब पूरा पेपर जितना हो पाए हो गया और फिज़िक्स में जैसे लंबे न्यूमेरिकल्स होते हैं मोस्टली तो वो भी छोड़ देती थी। एंड उसके बाद मैं फिर से बायो की तरफ जाती थी और उन जो क्वेश्चन
जो मैंने नहीं किया उनके बारे में थोड़ा आराम से सोचती थी, बिकॉज़ एक बार पेपर हो गया है तो कम से कम कुछ मार्क्स आपके पक्का हो चुके हैं, उसके बाद मार्क्स बढ़ाने की बारी है, तो वो फिर सेकंड राउंड में करती थी। वेरी गुड। मतलब आप पेपर 2 राउंड में करते थे या 2 से भी ज़्यादा लगते थे? अगर सेकंड राउंड में कुछ क्वेश्चन्स फिर से बच गए जो मुझे और ज़्यादा ट्रिकी या और लंबे लग रहे थे, तो थर्ड राउंड भी कर लेती थी, पर इस साल तो सेकंड राउंड तक ही हो गया। 2 राउंड हुए इस बार आपके नीट में। हुँ, वेरी गुड। ओके। अच्छा ये बताओ आप जैसे एक रिवीजन रिवीजन करते थे आप डेली हाँ, रिवीजन होता है, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन ऐसा कुछ हुँ। आपका प्लान था या मतलब जो चल रहा है चलता रहे लगातार बाद में देखेंगे? नहीं, आपके लेक्चर्स में शुरू-शुरू में इंट्रो में आप रिविज़न की पूरी स्ट्रैटेजीज़ दे देते थे, तो उसे बिल्कुल फ़ॉलो करना था। डेली रिवीजन आँखें बंद करके एक नोटबुक साइड में रख के एक बार जो पढ़ा है, फिर वीकली रिवीजन और उसके बाद मंथली रिवीजन में पिछले 2-3 चैप्टर्स वो सब। ओके। मतलब वो आपने पूरा फ़ॉलो किया था, तो पहले डेली रिवीजन, फिर उसको वीक में, फिर मंथ में, है ना? वेरी गुड। अच्छा आपका सिलेबस कितने दिन पहले कंप्लीट हो गया था? सर मेरा सिलेबस 10th अप्रैल को कंप्लीट हुआ था, पूरा फिज़िक्स और बायो बहुत पहले 10th कंप्लीट। अप्रैल इतना लेट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपने इतना अच्छा स्कोर कर लिया। हाँ, सर वो मेरे स्कूल के बोर्ड्स पे ज़्यादा फ़ोकस हो गया था बीच में, तो इसलिए थोड़ा बैकलॉग बच गया था, तो वो 10th अप्रैल तक पूरा कंप्लीट किया मैंने। तो फिर उसके बाद आपके पास तो लगभग 24-25 डेज़ बचे हैं, उसमें आपने पूरा हुँ। रिवाइज़ कर लिया था अच्छे से? उसमें मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर रिवाइज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ़ टेस्ट दिए और टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही थी, उन्हें एक बार बस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ किया। ओके, ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता था कि अगर ओनली मैं टेस्ट अटेम्प्ट करके टेस्ट में जो मिस्टेक्स होगी उन्हीं कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर लूँगी तो मेरा कवर हो जाएगा? या आपको कभी डाउट भी रहता था कि ऐसे पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पूरा तो नोट्स बार-बार करना चाहिए? मुझे तो थोड़ा डाउट होता था, बट मेरी मम्मा ने बोला था कि अब और कुछ मत करो, ज़्यादा टेंशन करोगी। सिर्फ़ क्वेश्चन्स करो और इसमें जो गलतियाँ हो उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करो। बिकॉज़ बाकी सब तुम्हें पता है तुम्हारे दिमाग में होगा वो पीछे, तो उन्हें वापस देखने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। वेरी गुड। ओके, अच्छा आपने जैसे अभी बीच में एक बार बोला था कि शॉर्ट नोट्स की बात आपने की थी। शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपने? हाँ। क्या लिखते थे आप शॉर्ट नोट्स में? सर लाइक कोई लाइक केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शंस अलग से नोट डाउन कर देते थे और फिज़िक्स के फ़ॉर्मूलेज़, केमिस्ट्री के फिज़िकल के फ़ॉर्मूलेज़। अम, बायो का? बायो बायो में तो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी के जो बगल में जगह होती है, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए थे जो छूट सकते हैं। ओके। अच्छा आपने एक बार इंडिविजुअल स्कोर तो बताओ आप कितना था? मेरे फिज़िक्स में 165 आया है, केमिस्ट्री में 156 और बायो में 351। 351 वेरी गुड। अच्छा जैसे अब आपने बायो की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी होगी। आपका मेथड क्या था एनसीईआरटी पढ़ने का? अ, बायो के लिए तो हर एक लाइन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक लाइन बार-बार पढ़ो जब तक याद नहीं हो जाए। केमिस्ट्री के लिए कृष्णा बैच बहुत हेल्पफुल था, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। तो कृष्णा बैच से एनसीईआरटी कवर हो गई? हाँ। जहाँ पे बोला है एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ रहे आ गया वो? ठीक है। अच्छा देखो अ, अब जैसे बच्चे ना ये बोलते हैं कि आप बायो की एनसीईआरटी 15 टाइम पढ़ो, 20 टाइम पढ़ो। मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। हुँ। लेकिन अगर मेथड आपका सही हो, तो 15 टाइम क्या आप 30 टाइम पढ़ सकते हो। तो आपका क्या मेथड होता है जब आप बार-बार एनसीईआरटी रिवाइज़ करते हो? अ, सर एक बार एनसीईआरटी लाइक आप जब पहली बार पढ़ रहे हो तब तो बिल्कुल अच्छे से डेडिकेट होके पढ़ रहा था। उसके बाद जब टेस्ट दिए थे तो जिसका टेस्ट होता था उस चैप्टर को मैं फिर से पढ़ लेती थी एक बार और टेस्ट के बाद जो मिस्टेक्स हुई वो मिस्टेक्स को मैं चैप्टर से करेक्ट कर लेती थी। फिर दोबारा एनसीईआरटी में देख लो कि ये कौन-सी मिस्टेक हाँ, तो अगर ऐसा रिपीट करोगे तो अपने आप 15 30 टाइम्स हो जाएगा तो फिर इससे रिवीजन। आपको याद भी हो जाएगा एनसीईआरटी में लेफ्ट में ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है, ये मिस्टेक मैंने उस पेपर में की थी, इसमें अब नहीं करनी है। हाँ, ये बिल्कुल हुँ, बेनिफिट रहता है। मैं भी बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप पेपर के बाद अपनी मिस्टेक का एनालिसिस किया करो। आप हुँ। पेपर से पहले भी रिवाइज़ करते थे क्या? अम, सिर्फ़ कुछ फ़ॉर्मूलेज़ और वो सब लाइक जो फ़ॉर्मूलेज़ याद होने चाहिए वो सब। वेरी गुड।
मतलब और मेन पॉइंट आपका वो था कि पेपर जैसे कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद आपकी जो मिस्टेक्स है या जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका रॉन्ग हुआ वो रिवाइज़ कर दो। हुँ। ओके। अच्छा इसके अलावा जैसे आप पढ़ाई की बातें हो गई तो आप और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे खेलना है या आपको टीवी देखना है या बुक्स पढ़ना है, ऐसा कुछ एक्टिविटी? हाँ, ऑफ़ कोर्स मतलब पढ़ाई के साथ-साथ अगर जब मैं बोर हो जाती थी पढ़ाई से जब मन नहीं लगता था, तो मैं क कुकिंग कर लेती थी या फिर बुक्स पढ़ ओके, लेती थी वेरी या फिर गुड। कुकिंग में सबसे अच्छा क्या बनाते हो आप? मुझे केक्स बनाना बहुत पसंद है। केक बनाना बहुत पसंद है। तो हुँ, ये अगर अगर मेरा भोपाल आना हुआ तो मैं आप लोग आपके पास फ़ोन करके आऊँगा, ठीक ठीक है है? सर। तो हुँ, सबसे अच्छा केक बनाना आपको। हाँ सर, ओके, बिल्कुल। कुकिंग के अलावा क्या करते थे बेटा? मुझे रीडिंग का बहुत शौक है और बाहर खेलने जाती थी फिर। बाहर भी खेलते थे, आउटडोर गेम खेलते थे या आउटडोर आउटडोर। आउटडोर? ओके, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ अभी आपने बोला बुक्स रीड करते थे, तो कौन-सी टाइप की बुक्स आप पढ़ते थे? सर मुझे मोस्टली फ़िक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं लाइक रिक रायोडन, जॉन ग्रीन वैसे ऑथर्स पढ़ती थी। ओके, मैं तो फ़िक्शन पढ़ता नहीं हूँ इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। तो अच्छी बात है, बुक आप कोई भी पढ़ते हो उससे बेटा आपको हेल्प मिलती है। बुक्स पढ़ने से हुँ, ना आपका जो लॉजिकल पावर है वो बढ़ती है, आपकी रीज़निंग और अच्छी होती है, आपकी मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है। और ये हुँ, चीज़ें आपको ना बुक्स पढ़ते टाइम नहीं दिखती। आपकी जनरल लाइफ़ में या किसी हुँ, एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हो या आप किसी रिसर्च वर्क में जाते हो तो वहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होती है। हुँ, आपको बुक्स पढ़ना कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है। यस सर। ये बुक्स ही अपने को नोबेल प्राइज़ दिलाएँगी क्योंकि ये आपकी हैबिट्स ऐसी बना देंगी, जो रिसर्च को आपको पूरा करने में हेल्प करेंगी। हुँ, वेरी गुड बेटा, ये तो बहुत अच्छी हैबिट आपकी है। अच्छा इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप कोई उनको मैसेज देना चाहें तो? अम, आप लाइक कोचिंग में जैसे बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, उसपे पेरेंट्स को ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना चाहिए बिकॉज़ लाइक वो एनसीईआरटी के बाहर का भी स्टफ काम वो पढ़ाते हैं बट लाइक अगर आप पास्ट ईयर के पेपर्स करोगे तो उसमें आप लाइक पता चलेगा कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है तो उस पे बेस्ड रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए। लाइक बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। लाइक मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल प्रेशर नहीं डाला था एंड मतलब जब पढ़ने का मन हो तभी पढ़ना चाहिए, नहीं तो दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। पढ़ने का मन है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। हुँ, डिसीज़न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अब मेरा मूड नहीं है। हुँ। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अच्छा मतलब मम्मी इतना भी नहीं कि कभी पढ़ो ही नहीं। वेरी गुड। अच्छा कभी मम्मी-पापा ने आपको मार्क्स के लिए नहीं बोला कि कम आए हुँ, या नहीं, बिल्कुल क्या नहीं। बोलते थे? जब आपके मार्क्स कम आते थे या मिस्टेक ज़्यादा होती थी, मम्मी या पापा क्या बोलते थे? कि कोई बात नहीं, एक बार एनालिसिस कर लो और एक करेक्शंस कर लो, अगली बार मेहनत बिकॉज़ अच्छे वो से दोनों डॉक्टर हैं, उनको पता है ना कि मिस्टेक्स तो होती ही है। ये तो एग्ज़ाम है, मिस्टेक तो जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाओगे तब भी हो सकती है। मिस्टेक तो आपको टैबलेट देने में या किसी को सही से देखने में भी हो हुँ, सकती है। ह्यूमन एरर तो हर जगह है, तो वो इस चीज़ को समझते हैं इसलिए उन्होंने आपको हमेशा अच्छा गाइड किया, बेटा मिस्टेक हो गई है, इसका एनालिसिस करो, दोबारा नहीं होगी। वेरी हुँ, गुड। मतलब आपके मम्मी-पापा और शिवाली मैम काफ़ी आपको सपोर्टिव रही हैं और आपको मोटिवेट करते रहे हैं, आपको इंस्पायर हुँ, करते रहे। तो बिल्कुल। इनको तो पूरा क्रेडिट जाएगा सबसे ज़्यादा। हाँ, वेरी गुड। तो डेफ़िनिटली। तो हम सब भी शिवाली मैम को थैंक्स बोलते हैं, जो मैम बायो इतना अच्छे से पढ़ाती है और एनसीईआरटी को इतना ईज़ी वे में समझाती हैं। ये हम सब के लिए अच्छी बात है और इसलिए इतने अच्छे-अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। हुँ, जिस भी बच्चे को मैंने बोला कि बायो आपको शिवाली मैम से पढ़ना है, उस बच्चे के आज तक बायो में 340 से कम मार्क्स मैंने नहीं सुने हैं। चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा हो या ऑफलाइन पढ़ा हो, हर बच्चा। और वहाँ पे भी आई थिंक आप लोग पढ़ते हो, आपके साथी सारे 340, 350 प्लस ऐसे ही लाते होंगे। सा ओके। तो शिवाली यस। मैम के बारे में अगर कुछ बोलना चाहो, मैसेज आपका कोई? हुँ, शिवाली मैम तो लाइक उन्होंने पूरा इस पिछले साल पूरा गाइड किया है, उनकी वजह से इतने अच्छे मार्क्स आए हैं मोस्टली एंड लाइक उनके टीचिंग मेथड्स और वन टू वन अटेंशन देती है मैम एंड सिर्फ सब्जेक्ट वाइज भी नहीं, मैम ने पूरा गाइडेंस दिया है पूरे लाइक कोई डाउट होता था इवन लाइक
लाइक अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो तब भी मैम पूरा मोटिवेट करती थी, सपोर्ट करती थी, कभी मैम गुस्सा नहीं हुई है। वेरी गुड। गुस्सा और नहीं करती मैम? मुझ पे तो नहीं किया है। मैं तो बहुत गुस्सा करता हूँ। ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछना, मैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ अगर नहीं पढ़ता तो। ये तो अच्छी बात है, मैम गुस्सा नहीं करती। गुस्सा करना वैसे अच्छी चीज नहीं होती है। हुँ, ये मेरी मैं कमी मानूंगा इस चीज को, गुस्सा नहीं करना चाहिए बच्चों पे। ओके, हुँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम आपको अच्छा गाइड भी करती है और प्यार से भी रखती है, गुस्सा भी नहीं करती है। बहुत अच्छी बात है। ओके। अच्छा, आपको ये पता है बीट के अपने जो टेस्ट थे जो आपने रैंकर बैच के साथ किए हैं, ये सारे हुँ, टेस्ट शिवाली मैम ने बनाए हैं आपके? हाँ, पता था क्या? हाँ। ये कैसे थे ये टेस्ट आपके? सर लाइक मोस्टली मैम ने बायो बनाई है, तो बायो में लाइक एक पूरे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन में 4-5 टॉपिक तो कवर ही हो जाते थे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री तो मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ही था पूरा। सही लगा सारा टोटली? हुँ, ठीक है। तो लास्ट मैसेज फिर इस इंटरव्यू में अपनी सारी बातें हो गई, जनरल भी हो गई, फ्यूचर को लेके भी हो गई है, और आपने कैसे प्रिपरेशन किया वो गाइडेंस भी हो गया। तो और कोई मैसेज अगर आप देना चाहें बच्चों के लिए जो आपके जूनियर हैं, जो आगे आएंगे नेक्स्ट ईयर, इस वीडियो में जो आएंगे, इंटरव्यू में जो आएंगे, उनके लिए कोई मैसेज? अम, लाइक कभी अप लाइक अपनी पढ़ाई पे लाइक इतना मतलब अपने कॉन्टैक्ट्स रखना, लाइक अपने दोस्तों के साथ बातें करना, लाइक बिल्कुल अलग नहीं हो जाना पढ़ाई में। और लाइक ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज़ लाइक जैसे टीचर्स आपके पास हैं, आपको टीचर्स पूरा गाइड करेंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें फॉलो करोगे तो आपके ईज़िली 650 प्लस आ जाएँगे। वेरी गुड। मतलब कूल रह के और हाँ, एन्जॉय करते हुए पढ़ना है और ओनली एनसीईआरटी फोकस्ड रहना है ना? एनसीईआरटी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अनुष्का बेटा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे से गाइड किया बच्चों को। आई होप कि ये जो आपने बातें बताई ये बच्चों की हेल्प करेगी, और हम सब पूरी बीवाइज़ फैमिली आपके लिए प्रेयर करते हैं भगवान से कि आप रिसर्च में जाओ और जल्दी से हमारे देश के लिए नोबेल प्राइज़ लेके आओ। और इस बार 2023 में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बोल चुके हैं कि सर मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ, मुझे आपकी वो बात याद है कि हमें देश के लिए नोबेल प्राइज़ लाना है। तो 2040 से पहले हमारे देश के लिए 4 नोबेल प्राइज़ बीवाइज़ फैमिली से पूरी उम्मीद है मुझे, मतलब आ जाएँगे। यस सर, स्ट्रॉन्ग बिलीफ अपना, है ना? तो हम यस भगवान सर। से प्रेयर भी करते हैं और हम आपके स्वास्थ्य के लिए भी दुआ करते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू आपके सर। पूरे परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और साथ में शिवाली मैम को भी मेरी तरफ यस से सर, ढेरों शुभकामनाएँ। आपने इतना अच्छा स्कोर किया, उनका नाम रोशन किया भोपाल में। ठीक है, थैंक यू बेटा, जब भोपाल आऊँगा आपसे मिल के जाऊँगा। यस सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और कोटा थैंक आना यू सर। आपको एक बार। हाँ सर, डेफिनिटली। ओके, ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।